हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 बिहार बोर्ड फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। यह लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। अगर इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है आप कर लेते हैं तो लगभग बहुत सारी संभावना है कि इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आपके आए, क्योंकि बहुत एनालिसिस करने के बाद ही हम इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है उसको लाए हैं। चलिए तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, कुछ ना कुछ सीख कर ही आप जाएंगे इस वीडियो से। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता क्या है। तो यहाँ लगभग इससे पहले भी वीडियो बनाए थे, उसमें भी इसका हम उल्लेख किए थे। प्रतिरोधकता का आप लोगों से साई मात्रक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चालक का प्रतिरोधकता, चालक की लंबाई, चालक की जो लंबाई होता है, लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब हुआ, मान लीजिए यहाँ कोई P है और यहाँ K है, तो अगर इसके समानुपाती हैं तो इसको बढ़ाएंगे तो यह भी बढ़ेगा, इसको कहते हैं समानुपाती। इसको बढ़ाएंगे तो यह भी बढ़ेगा। लेकिन अगर व्युत्क्रमानुपाती की बात किया जाए, मान लीजिए यह P है और यह कोई K है, तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो यह क्या होगा, घटेगा। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल और इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इसको समानुपाती और इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, चालक का प्रतिरोधकता चालक की लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वाला फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में कि प्रतिरोधकता का इकाई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का इकाई मात्रक ओम मीटर होता है। इसको पढ़ा जाता है ओम, इस तरह है ओम मीटर पढ़ा जाता है। लेकिन बहुत सारे लड़का गड़बड़ा जाता है, क्योंकि ओम होता है क्या चीज़ का, प्रतिरोध का, केवल प्रतिरोध का, केवल प्रतिरोध का इकाई मात्रक ओम होता है। लेकिन अगर प्रतिरोधकता कहेगा तो इसका इकाई मात्रक ओम मीटर होता है। तब लोग ध्यान में रख सकते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, विभवमापी के सिद्धांतों को लिखे तथा दो प्राथमिक सेलों के बीच विद्युतवाहक बल के तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रयुक्त परिपथ का उल्लेख खींचे। यानी सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में फोकस किया गया है इस फिगर पर, परिपथ खींचना है, इस फिगर पर सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है। आप लोग जानते हैं कि विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच जो बिंदुओं के बीच क्या होता है, जो धारा बहता है उसी के बीच क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर इसी को कहा जाता है। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। इसको आप लिख सकते हैं, विभवमापी एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग विद्युतवाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। और इस फिगर को आप लोग बना सकते हैं, इस फिगर को आप लोग बना सकते हैं। हम जूम कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इस फिगर को आप बना दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, छोट करना पड़ेगा थोड़ा। तीसरा क्वेश्चन है, बायो सावर्थ नियम का प्रयोग द्वारा किसी R त्रिज्या वाले एवं I धारा वाहक करने पर अर्धगोलीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यह क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन यह ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। जो बायो सावर्थ नियम पढ़े होंगे आप, बायो सावर्थ नियम का इसका जो सूत्र होता है dB बराबर होता है μ0/4 पाई। नहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हम जूम कर दे रहे हैं, इसको अलग से काट कर लगाया गया है। यहाँ μ0 आप लोगों को दिख रहा होगा, IAU sin θ/r² होता है। जो r है वह त्रिज्या हो जाएगा। यह बायो सावर्थ नियम है। थीटा बराबर यहाँ 90 डिग्री लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि यह अर्धगोले की बात कर रहा है, तो पूरा गोला कितना 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। लेकिन जब इसको आधा करिएगा तो यह कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 में भी आधा करिए कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए यहाँ थीटा कोण कितना लिया जाएगा, 90 डिग्री लिया जाएगा। यही बायो सावर्थ नियम है।
उसके बाद यहाँ से अर्धवृत्ताकार तार के केंद्र पर परिणाम चुंबकीय क्षेत्र, इसको आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आप लोग इस तरह पढ़े भी होंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो आप लोग जानते होंगे कि dx क्या होता है, dx का x हो जाता है। उसी तरह dv का क्या हो जाएगा, केवल b हो जाएगा। इसको उसी तरह उतार देंगे I/r²। फिर इसको करेंगे यहाँ तो म्यू आई हो जाएगा 4πr² इंटू πr² हो जाएगा। πr² से πr² कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, μ0 I/4π। इसको आप याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बायो सावर्त नियम कौन सा है या उसका सूत्र पूछा जाता है, निकालने के बाद होगा। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। लंबा जरूर क्वेश्चन, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पोलराइड क्या है। तो अन्य ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश का पोलराइड कहा जाता है। अब ध्रुवित क्या होता है, जैसे प्रकाश का परिवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, परिकिरणन होता है, उसी तरह यहाँ क्या होता है, ध्रुवित भी होता है। ध्रुवित का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को, किसी भी प्रकाश को क्या किसी खास दिशा में मोड़ देना क्या कहलाता है, ध्रुवण की घटना कहलाता है। किसी भी प्रकाश को किसी खास दिशा में मोड़ देना क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। जैसे आप लोग प्रकाश के अपवर्तन पढ़े होंगे, परिवर्तन पढ़े होंगे, उसी तरह ध्रुवण होता है, किसी प्रकाश को किसी खास दिशा में मोड़ देना ध्रुवण कहलाता है। तो अन्य ध्रुवित प्रकाश को जब ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने की जो क्रिया होता है उसे क्या कहता है, पोलराइड कहा जाता है। बहुत ईजी ही है, लेकिन आप लोग को याद रहेगा तभी एग्जाम में आप लिख पाइएगा। पोलराइड का उपयोग के बाद किया जाता है, इसका उपयोग धूप चश्मे के रूप में भी किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे जो धूप चश्मा आदमी पहनता है उसमें पोलराइड कांच ही लगा रहता है। तो पोलराइड का प्रयोग क्या धूप चश्मे के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग रेलगाड़ी की खिड़कियों में किया जाता है। रेलगाड़ी के जो खिड़कियाँ आप लोग देखते हैं वो क्या चीज़ का, पोलराइड का बना होता है। इसका उपयोग कार एवं बस के हेडलाइट, जिसमें जो आगे बत्ती जलता है वह क्या चीज़ का बना होता है, पोलराइड का बना होता है। आगे देखते हैं, आगे दिया है इस तरह का क्वेश्चन है, किसी भवन के शीर्ष पर लगे संवेशन एंटीना की ऊंचाई 64 मीटर है तथा ग्राही एंटीना की ऊंचाई 81 मीटर है। दृष्टि प्रणाली में स्वर्काई स्वप्रेरण हेतु दोनों एंटीना के बीच की महत्तम दूरी ज्ञात करना है। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही जो लड़का बनाता है वो सब आगे 90-95 नंबर लाता है और टॉप करता है, क्योंकि नॉर्मल लड़का केवल नॉर्मल ही क्वेश्चन पढ़ कर रह जाता है। जो अच्छा खासा नंबर लाता है उसको देखिएगा तो सारा क्वेश्चन उसको याद रहता है और सब कुछ क्वेश्चन उस समझता है, बनाता है, उस पर मेहनत करता है, उसको याद करता है। चलिए, तो एच क्या है, एंटीना की ऊंचाई है, आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो जब इसका डी दोनों का करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 2r/h1 और दूसरका को जो मान लेंगे, यह स्वप्रेट टीना की ऊंचाई है, यह ग्राही की ऊंचाई है r/h दोनों को जोड़ना है, जोड़ देंगे। यहाँ से इसको कॉमन कर लेंगे 2r को। मैथ आपका अगर अच्छा होगा तो आप समझ रहे होंगे। इस दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, 2r कॉमन है, तो यहाँ h1 बच जाएगा, hr बच जाएगा, प्लस h12r बच जाएगा। अब इसका मान यहाँ दिया है, पृथ्वी की त्रिज्या देखिए यहाँ बहुत छोटा दिया है, पृथ्वी का त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। यह त्रिज्या आपको उसमें दे देता है। तो 2 और r के मान 6400 यहाँ रखेंगे, लेकिन यह क्या चीज़ में है, किलोमीटर में है। तो इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 1000 को आप लिख सकते हैं 10⁻3, इसलिए यहाँ 10⁻3 लिखा गया है। उसके बाद दोनों का त्रिज्या अलग अलग दिया है, 64 और 81, तो दोनों को रख देंगे। अब इसका चलिए सॉरी क्या करेंगे, 6400 को 1000 से गुना करेंगे 10⁻3 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इतना होगा, इसका निकालेंगे 10/2 हो जाएगा। इस 64 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे 8 होता है और 81 का 9 होता है। इसका कैलकुलेशन करने के बाद इतना आएगा। इसके बाद आप लोग कर लीजिएगा।
आप इतना भी बनाकर छोड़ दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूरा उत्तर निकालना होता है, लेकिन सब्जेक्टिव में आप आधा बनाकर भी छोड़ दीजिएगा तो पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी भूल से वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देता है, जबकि वोल्ट मीटर वास्तव में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लेकिन एक विद्यार्थी भूल से श्रेणी क्रम में तथा ए मीटर को समानांतर क्रम में, जो श्रेणी क्रम में जो जोड़ा जाता है उसको समानांतर क्रम में, और जो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है उसको श्रेणी क्रम में एक लड़का भूल से जोड़ दिया है, तो इसका परिणाम क्या होगा। चलिए इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे। इसका परिणाम क्या होगा इसी के बारे में लिखना है। यदि वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो परिपथ का प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है, जिससे क्या होगा, परिपथ में धारा प्रवाहित कम हो जाएगा। जब प्रतिरोध अधिक हो जाएगा तो धारा प्रवाहित क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये पहला कंडीशन हुआ जब विद्यार्थी वोल्ट मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देगा। तो अब दूसरा देखते हैं, ए मीटर को जब समानांतर क्रम में जोड़ेगा तो यहाँ से लिखा गया है, अगर ए मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिपथ का प्रतिरोध काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह काफ़ी अधिक हो जाएगा, जिससे यंत्र खराब हो जाएंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे कभी कभी धारा बहुत ज़्यादा तेज आ जाता है तो परिपथ में हमारे घरों में जो भी उपकरण लगा रहता है वह क्या होता है, जल जाता है। अगला क्वेश्चन है, संचायक का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है। जो संचायक सेल होता है, संचायक सेल मतलब क्या, बैटरी जो होता है वह क्या चीज़ का, संचायक सेल का बना होता है। संचायक सेल का आकार काफ़ी बड़ा होता है और इसके बीच की दूरी कम होती है। संचायक सेल में ध्रुवण नहीं होता है, इस कारण से संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। इसके बीच के दूरी भी बहुत कम ही होता है और ध्रुवण नहीं होता है, उसमें ध्रुवण की घटना भी नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, वान डी ग्राफ जनरेटर का वोल्ट प्रतिरोध पदार्थ का बना रहता है क्यों। जो वान डी ग्राफ जनरेटर होता है उसका जो बेल्ट होता है प्रतिरोधी पदार्थ का बना होता है क्यों, प्रतिरोधी पदार्थ का बना होता है क्यों। तो जैसे आप लोग कभी आटा उटा पिसवाने गए होंगे, जो मशीन होता है, जो एक पट्टा होता है जो घूमता रहता है इस तरह, वो क्या होता है, बेल्ट ही होता है, वो बेल्ट ही होता है, दोनों तरफ जुड़ा रहता है और वो घूमता है। तो वान डी ग्राफ जनरेटर का बेल्ट जो होता है विद्युत प्रतिरोधी पदार्थ का बना होता है, क्योंकि जब बेल्ट पर आवेशित दिया जाता है तो फैलता नहीं है और आसानी से नुक्ले चालक के पास पहुंच जाता है। यदि बेल्ट चालक का बना हो तो आवेश जो होगा वो फैल जाएगा, यानी कि जो एक घूमता है, अगर ये इसको लोहा को बना दिया जाए तो धीरे धीरे जो इस पर आवेश जाएगा, आवेश मतलब क्या, जब धीरे धीरे इस पर नाचेगा तो गर्मा जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा और आवेश जो है चारों तरफ फैल जाएगा, इसीलिए विद्युत प्रतिरोधी का बनाया जाता है उसका जो बेल्ट होता है वह। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, जब दो प्रतिरोध X और Y को एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबक क्षेत्र में उत्पन्न विकिरण को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। दो X और Y हैं, उसको समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो दो नुकीले X और Y की पहचान करें। तो X प्रतिचुंबकीय तथा Y लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय क्या होता है, तब जो चुंबक है वह 3 प्रकार के होता है, एक होता है प्रतिचुंबक, एक होता है अनुचुंबक और एक होता है लौह चुंबक। इससे पहले हम इस वीडियो में चुंबकीय चैप्टर पढ़ाए हैं, उसमें डिटेल्स में पढ़ा दिए हैं, आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो चुंबक 3 प्रकार का होता है, एक होता है कि प्रतिचुंबक, एक होता है अनुचुंबक, एक होता है लौह चुंबक। तो प्रतिचुंबक में चुंबकन गुण बहुत कम होता है, उससे ज़्यादा होता है इसमें अनुचुंबक में, सबसे ज़्यादा होता है लौह चुंबक में। तो वही कहता है दोनों नमूने X और Y की पहचान करता है। X जो है चुंबकीय प्रतिचुंबकीय हो जाएगा और Y जो हो जाएगा लौह चुंबकीय हो जाएगा। X और Y बल रेखाएं विकृति के कारण स्पर्श करें। तो यहाँ दिया है प्रतिचुंबक, इसका चुंबकशीलता मान 1 से कम होता है तथा चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है। और लौह चुंबकीय इसकी
प्रबल चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है और तथा चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक होता है। आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। तो आप लोग 9th में ही पढ़े होंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। इसने स्वर्ण पत्र पर अल्फा किरणों को प्रवाहित किया और जो परमाणु का नाभिक है उसके बारे में क्या किया, पता लगाया। पूछता भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान धनावेश परमाणु के एक छोटे भाग में केंद्रित रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। जब इन्होंने प्रवाहित किया परमाणु पर अल्फा किरण, तो बहुत सारे इसमें था किरण जो निकल गया इधर से, कोई मुड़ कर चला आया, कोई पार हो गया, कोई पार नहीं हुआ। तो जो यहाँ से यहाँ पार नहीं हुआ लौट कर चला आया, तो इसने सोचा कि यहाँ कोई धन आवेश है। तो वहीं रदरफोर्ड ने कहा कि किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान धनावेशित परमाणु के एक छोटे भाग में केंद्रित रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। दूसरा इन्होंने बात कहा, नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में छोटा होता है। आगे इन्होंने तीसरा बात कहा कि ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन वह नाभिक के चारों ओर क्या होता है, चक्कर लगाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन किए हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो बहुत संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आए, और आएंगे ही, क्योंकि बहुत एनालिसिस करने के बाद ही हम क्वेश्चन कोई भी लेकर आते हैं। इस तरह कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर हम नहीं लेकर आ जाते हैं। एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है, लगता है कि यह क्वेश्चन आएगा, तभी हम वीडियो बनाते हैं और लेकर आते हैं। क्योंकि जो लड़का उतना मेहनत करके याद करेगा, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही ना आया तो उसको पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो अभी एग्ज़ाम के टाइम में स्मार्ट वर्क करिए, जो क्वेश्चन आने की संभावना है उस पर ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारे बुक हैं, आप लोग देखे होंगे 12th के बहुत सारे बुक हैं, उतना आप पढ़ भी नहीं पाइएगा और उतना याद भी नहीं रहेगा। तो उसी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए जो एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए चैनल को पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।